आप यकीन मानिए, मैं खुशबू जी और महेंद्र अजनबी जी 15A में पहुंच गए थे वहाँ के कम्युनिटी सेंटर में, और हमें पता नहीं था 15 लोग बैठे हो, तो हमने वहाँ पे पूरा कवे पाठ भी कर दिया। वो तो बाद में जब हमने उनसे पेमेंट मांगी तब बोले भैया हमारे यहाँ तो बस ये चाय और वही खिला रहे हैं, बिस्किट बस। तब पता चला नहीं प्रोग्राम तो दूसरी जगह पर है। पर मुझे खुशी इस बात की कि यहाँ पे बिस्किट के अलावा सैंडविच और पकोड़े भी रखे हुए हैं, तो काम तो बनाया हुआ है। बस एक बात आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ। नीरज चावला जी हमारे बीच में बैठे हो। सर, राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक्के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के मैं और शंभू शेखर भैया उस कुएं के पास गए। मैंने झुक्के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सावजाई विनोद पाल। फिर शंभू भाई ने अपना नाम लिया शंभू शेखर, तो कुएं में सावजाई शंभू शेखर। फिर हमने नीरज चावला जी का नाम लिया नीरज चावला जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। हमें टेंशन हो गई, इतना बड़ा व्यक्तित्व यार, प्रधान, और उस व्यक्ति का नाम नहीं आया। तो बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती होगा तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने नीरज चावला जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, शंभू शेखर का जवाब हो सकता है, नीरज चावला जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति। हाँ। बेटा मैं नीरज जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया जी। बेटा अभी पेमेंट नहीं मिला है, ध्यान रखना। मैं अच्छा एक बात और बतला दूं सर, इस मंच पर आप शंभू शेखर भाई को देख रहे होंगे। इस पूरे भारत में एकमात्र एक ऐसा कवि जो रोज शाम को जब तक 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इनका खाना नहीं पचता। पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब पत्नी करवा चौथ पे इनकी पूजा कर रही थी, अब इनकी पत्नी ने थाली घुमाई, अब इनकी पत्नी ने थाली घुमाई। शंभू भाई बोला यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। भाई बहुत अच्छे बेटा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो इसको। तालियां तो इस बात पे बजाना साहब, अगले 15 दिन तक मैं और दिनेश जी अपोलो हॉस्पिटल में इनके लिए दूध और केले लेके गए थे। ऐसा व्यक्तित्व। वेद प्रकाश वेद जी हमारे बीच में बैठे हुए भाई साहब, ये वो व्यक्तित्व जब 12वीं पास हुए वेद प्रकाश वेद जी, तो ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी तो वेद प्रकाश वेद जी लड़कियों से बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, लड़के को बहुत मारते हैं, फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी। अब सुहाग रात पे घूंघट उठाया, कमाल, और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है। नहीं आपका भी नाम वेद प्रकाश वेद है क्या? इसे से कंट्रोल कर लो बस। हाँ, मैं यकीन मानिए हम तो दिनेश जद्दू, मैं एक बार चाहता हूं कि आपका पूरा देखिए क्या होता है कि जब इस देश की सरकारें किसी गरीब आदमी तक सुविधाएं पहुंचाने में असफल हो जाती है, तब आप जैसे लोग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाते हैं और उन लोगों तक सुरक्षा सुविधाएं मुहैया कराते हैं। मैं चाहता हूं आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक ऐसा व्यक्ति तो हमारे बीच में बैठे हुए दिनेश वंशी जी, बहुत अच्छे विनोद। बेटा इसको ठीक करो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ इसका। हाँ, अभी मैं और खुशबू सर 15A के बाहर खड़े हुए थे, तो वहाँ पे जब हमारे को लगा कि हमने वहाँ पे गलत काव्य पाठ कर दिया है, तो हम बाहर खड़े हुए थे, तो इतने में किसी व्यक्ति की पत्नी मर गई थी, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था। उसने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू? तो मेरे बगल में जो खुशबू थी, इसने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने नंबर देने की टेक्निक लगाई, उसने फिर दोबारा से रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 98 11 74
पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। कविता क्या है? कविता मैं दिनेश जी जो लिखते हैं हम इनकी कलम की नोक के बराबर भी नहीं लिख पाते साहब, लेकिन मैं इतना मानता हूँ असली कविता वो होती है जब हम 3 पंक्तियां पढ़ें और चौथी पंक्ति अगर आपके मुंह से निकल जाए तो वो कविता है। आपके बीच में 4 पंक्तियां रख दो, सिर्फ 3 पंक्तियां पढ़ूंगा और चौथी पंक्तियां सबसे पहले यहां बैठी हर एक महिला की समझ में आएगी और उसके आधे सेकंड बाद सारे पुरुष की समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही समझ में आ जाए तो एक बार यहां से लेके यहां तक और आगे से लेके पीछे तक तालियों का महोत्सव कर देना कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली भैया पिछले कुंभ में जो सांस खो गई थी ना। और महिलाओं का ऐसे ही, बहुत अच्छे। महिलाओं का ऐसे, जब ये सास बनते ने बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंग का मिला ही नहीं। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 400 मंचों का तजुर्बा है, जैसे चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं कम से कम 4 नई नवेली धोलन आके पूछती हैं कि भैया कौन सी बस से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। बोली हाँ ना मेरी वाली तो आई ना। ये होता है कि विपक्ष का बहुत अच्छे विनोद, कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा ही हम लोग विपक्ष समझते हैं आप लोग राहुल गांधी। नहीं बेटा फरीदाबाद में तो हाँ। नहीं फरीदाबाद वाले तो ज्यादा ही समझते हैं विपक्ष को। तू पहुंच भी नहीं सकता जहां हम समझते हैं बेटा। यहाँ तो हमें ही नहीं पता कौन पक्ष में, रोजाना अखबार से पता चलता है कौन पक्ष। मैं देखिए राहुल गांधी जी के संग दिक्कत कुछ नहीं है बाबूजी। सबसे बड़ी बात मैं बतला दूं, हमारे बीच में पीली पग पहन के बैठे हुए भाई साहब, मैं पहचान गया आपको, नमन करता हूं आपको। पाजी अभी एम्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टरों की मीट हुई थी, उसमें काफ़ी लोगों को बुलाया गया, तो भाई साहब भी आए हुए थे जिन्होंने पीली पग पहनी हुई है। तो डॉक्टर वहाँ पे समझा रहे थे देखो भाई अब आप 50 से ऊपर हो गए हैं। डॉक्टर जी ने बतला रहे थे, यहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग बैठे थे, डॉक्टर बता रहे थे देखो भाई अब आप 50 से ऊपर हो गए हैं तो अब अपने शाम के दोस्त घटाइए और सुबह के दोस्त बढ़ाइए। पाजी खड़े होकर बोले इतनी सवेरे सवेरे कौन पिएगा। मैं सच बता, राहुल गांधी के संग दिक्कत क्या है? राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है? राहुल गांधी जी आंध्र प्रदेश चले गए, उनको हिंदी आती नहीं है, तो राहुल गांधी जी भीड़ के बीच में से निकलकर यहाँ पर स्टेज पे भाषण देने आ रहे थे। तो जहाँ पे बाबूजी बैठे, यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी, वो खड़ी हुई राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है स्टेज पर आकर, बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है कि येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे राहुल जी आपसे कह रही है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तो बेटा, बेटा तो बेटा, माँ का और भी बुरा हाल है। माँ एक जगह पर भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। भाषण लिखने वाला भाग क्या है, बोला मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद ये हो रहा है हमारे यहाँ पे और हमें दे। लेकिन अभी तक जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, मेरी बस आपसे एक अनुरोध है बाबूजी कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला। अब मैं समझ रहा हूँ समय की पूरी परिस्थिति है। दद्दू बस एक कविता पूरी सुना दे मुकम्मल, वो नहीं कविता नई वाली हाँ जो तूने 10 साल पहले लिखी थी। तूने तो आखिरी कविता वही लिखी है बेटा। देखो जी दरअसल क्या है, उसके बाद महावीर जी पॉपुलर हो गया, अभी से टाइम ही नहीं है। देखो नहीं मैं वही वाली कविता पढ़ देता हूँ जी। वही वाली जो अभी कॉलेज में पढ़ी, ये मोटी लड़की पढ़ी नहीं कॉलेज, अच्छा कॉलेज वाली पढ़, बहुत अच्छी कविता। तो मैं बस आपसे एक अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे तो मैं दोनों सुना दे बेटा डॉक्टर साहब। कविता क्या है, बस जिस तरीके से ऋषि कपूर को उस टाइम पे लोगों ने जवाब दे दिया था, बस ऐसे ही मेरे 3 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। ऋषि कपूर पूछता नहीं ऑडियंस से, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया?
देखो इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा दद्दू तो फिर कविता नहीं हो पाएगी। सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं, जो पत्नी के संग बैठे उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो नहीं बैठे कम से कम वो तो बोले इस पे। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। क्या तुम उसके भाइयों से पिटे? मैं पिटा। अब उसी पिटने को कविता के माध्यम से बतला रहा हूं। बस इसमें 3-4 चीजें आएंगी। पहला धड़कन फिल्म का डायलॉग आएगा सुनील शेट्टी का, दूसरा सन्नी देओल का डायलॉग आएगा घातक फिल्म का, एक दृश्य आएगा बाहुबली 2 में। एक दृश्य है जब देवसेना एक तीर छोड़ रही होती है, पीछे से प्रभास आके 3 तीर छोड़ता है और एक डायलॉग बोलता है कि राजकुमारी नाथ दवे मणि बंदम बहिर्मुखम तेजा। वो भी आएगा। बस यहां से सुन लीजिएगा कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छी। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को, मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते मुझसे बोले, बेटे तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन में हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। घर पहुंचते ही मैंने बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। मैंने बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। बहुत अच्छी कविता सुन रहे हैं आप। ये देखिए पहला कवि है, भूमिका में खर्च ना हो जाए। एक बार भरपूर तालियां दे दीजिए, उसे लगना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, उनका स्वागत है। आइए सर। बोले, बता नेहा के लिए कैसा। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी दुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं, ताली मत बजाइए। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। बहुत अच्छे। शर्मा जी आइए। रामगोपाल जी। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी, रही सही कसर। वो जो नेहा को देखना है तो उसने मुझसे निकाल ली जी। मुझसे बोला, आप नेहा के बड़े भाई हूं? मैं बोला मैंने नेहा के पापा से बोला, बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटे नेहा ने तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मेरे गुमसुम। मैंने बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं, मेरी बाहों में क्या पोलियो हो गया था जो उसकी बाहें थाम रही हो। बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा हे भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरी दिल की राजनीति का केजरीवाल हूं, नहीं मिली तो रायता फैला के जाऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता है जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था। तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, क्या एक भी पैसा लौटाया था? तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था कोविड के टाइम पे, उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, बहुत अच्छे। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी बहुत अच्छे। मैं शंभू भाई आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे। शंभू भाई मैं बताना चाहता हूँ पेडिक्योर क्या होती है। ये जब आप शंभू को ही क्यों बताना है? ये जो आप सुबह सुबह अपने घर के बाथरूम में टूटी खोल के और टूटी पकड़ के अपनी एड़ियों को यूं यूं करते हो ना, ये महिलाएं उसके भी 3,000 रुपए दे के आते हैं। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। मैंने बोला, खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई धंधे में, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। बहुत अच्छे। जितने खर्चे किए वो सारे के सारे लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ।
कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब मेरे साथ जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी, सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलेगा, मैंने बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाइए मैं। बस यही गलती होगी मेरी चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसका पिता बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? नीरज जी खरीद रहे थे आपके भाई को, पर जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलेगा, बोले मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है, साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे, भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम महिरमकम तेजा, और उनसे पिटा के जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पे बिठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मनी मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे, क्या बात है बच्चे, जाने तुझे देंगे नहीं। फिर ये हुआ, वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। फिर ये हुआ, वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। ये बात उस लड़के के दिल को भा गई, भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने नेहा का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाएं यार वाले, सर कमाल है ये ना, मिट भी जाएं राजेश भैया स्वागत, प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, वो जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 8 साल की नुपुर नाम की बच्ची है, आज उसी नेहा से मेरे घर में 8 साल। मैं जिस रचनाकार को बुला रहा हूं उनकी भूमिका में यही कहना चाहता हूं कि जो विनोद ने कहा, गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम। हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए रामावतार त्यागी, आप अपरिचित हैं। नीरज भैया अब थोड़ी देर सुनो, मजा आएगा आपको, कुछ अच्छा भी सुन लो। रामावतार त्यागी जी ने कहा, भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है। आप सुनिएगा, भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है, आदमी का आजकल आकाश छोटा हो गया। मैं आपको वो सुनाऊंगा जो कभी नहीं सुना आज तक। भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है, आदमी का आजकल आकाश छोटा हो गया, हो गए संबंध सीमित, डाक से आए खतों तक, तब डाक थी, और सीमाएं सिकुड़ कर रह गए घर की छतों तक। प्यार करने का तरीका तो वही बरसों पुराना, आदमी का आजकल विश्वास छोटा हो गया है। ये जो विश्वास छोटा हो रहा है, प्रणामी साहब मन से सुनना, जो मैं विश्वास के ऊपर एक ऐसे कवि को सुनवाना चाहता हूं, खास तौर पर यहाँ जो छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं चाहूंगा महेंद्र भैया आज आप नेता का भाषण भी सुनाओ, गिनती वाली कविता सुनाओ, और उसके बाद हमने इस प्रगति में जो खो दिया, आप खोने पर दुनिया की सबसे सुंदर कविता लिखी है। वर्ष 1978 में जिस दिन दूरदर्शन पर पहला कवि सम्मेलन आया था, पहला कवि सम्मेलन में बताना चाहता हूं 78 में 31 दिसंबर को, उस दिन सर्वाधिक लोकप्रियता किसी एक आदमी के हिस्से आई थी, तब बाकी चैनल नहीं थे, तो ये मेरे महेंद्र अजनबी हैं। मैं लगभग 42 वर्षों से उनके साथ मंचों पर हूं। कवि सम्मेलन की दुनिया में तमाम लोगों के बावजूद ये कहता हूं, परम स्नेह करने वाला कोई है तो मेरे बड़े भैया महेंद्र अजनबी हैं। आपसे प्रार्थना करता हूं एक सीधे सज्जन लेकिन अद्वितीय प्रतिभा के कवि का सम्मान फरीदाबाद करे। बहुत बार आए, सुपरस्टार है, पूरी दुनिया में छाया हुआ नाम है, बहुत बड़ा नाम है, एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत सम्मान। मैं एक जगह कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलवाया है।
मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरा छोटा भाई है, भाई दिनेश रघुवंशी ने हमें बुलवाया है। आपने जो भी कार्यक्रम संपादित करना हो वो इसके साथ कर सकते हैं। बस भैया इसमें इको मत डाल, मैं गाऊंगा नहीं। जी भैया। मुझे एक बार गाया था, मुझे सीधे 2 पुरस्कार प्राप्त हुए थे, एक ही गाने पे 2 पुरस्कार। प्रथम वाला पुरस्कार, वो सेकंड वाला प्राइज मुझे गाना शुरू करने के उपलक्ष्य में दिया गया, और प्रथम पुरस्कार मुझे गाना बंद करने के लिए दिया। बच्चों को प्रणाम इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत उस्ताद हो गए हैं आजकल, किसी को भी निपटा सकते हैं। मैं किसी ज़माने में दिल्ली में पढ़ाता था, एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था, ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता रहा, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल की। वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो बच्ची शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तो बच्चों को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, सीधे सीधे। एक बार मेरे स्वागत में तालियां बजा दे, मैं शुरू होता हूं। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता जितना अच्छा इस सेक्टर 15 में सुना जा रहा है। वरना कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ आपको। मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये भाई साहब तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। पर इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हो गए, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। तभी सामने से एक आदमी और खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। बहुत अच्छे। जब सारी चीज़ें भेज दोगे तो। और अभी तो पिछले दिनों दिनेश भाई मैं जेल में गया। जेल में? हाँ, वहाँ कवि सम्मेलन था। और बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो एक बार तालियां बजाए, मैं शुरू होता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई तो एक भाषण का जिक्र कर रहा था, वो तो अच्छा हुआ आपने किसी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ नहीं बुलवाया। नेता लोग आते भाषण देते जी, भाषण देते, हमें भी सुनने पड़ते। अच्छा चलो, कुछ नेता हमारे देश में ऐसे हुए हैं जिनके भाषण सुनने के लिए
लोग बाग सैकड़ों मील तक जाया करते थे किसी ज़माने में। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इनको इंदिरा गांधी जी, इनको सुनने के लिए लोग सैकड़ों मील तक जाया करते थे जी। अच्छा, आजकल के नेता कैसा भाषण देते हैं आपको पता ही है। अच्छा, कोई कोई तो ऐसा भाषण देता है, उसको किसी विषय का ज्ञान हो या ना हो, हर विषय पे भाषण होता है उसके पास। जैसे यहाँ पे ये जितने भी झूमर लगे हुए हैं, इनके ऊपर कोई कोई नेता 1.5 घंटे बोल सकता है, चाहे उसे ये ना पता हो कि इसमें करंट कहाँ से आ रहा है। सही बता रहा हूँ। एक बड़ा मजेदार भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। स्वागत। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। जी वर्मा जी इधर आ जाओ। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। बोले, पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हाँ, बजानी है तो बजा दीजिए। बोले, वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया। बहुत अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी भरपूर तालियां दीजिए। लगभग बहुत खास लोग आ गए शहर के, सभी जो कविता प्रेमी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल राज जी, नरेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। योगराज भाई, बहुत बहुत स्वागत। मैं एक कविता सीधे सीधे सुना देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप बड़े मन से सुन रहे हैं। देखो, कवि जो होते हैं, कवि बहुत संवेदनशील होते हैं। इतने कोई उसे ठीक से नहीं सुने तो बुरा लगता है कि यार मुझे आज ठीक से नहीं सुना किसी ने। ठीक से नहीं सुने, साथ में उसे हूट कर दे। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ पब्लिक ने इतना बुरा किया, पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा। मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छे भैया। जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी। एक शुद्ध हास्य रस की कविता है। कविता के माध्यम से कुछ कहना भी चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन देंगे। सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ता हूँ मित्रों। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी हास्य कविताओं से लोगों को हंसा पाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं अपनी कविताओं से लोगों को हंसा सकूं। एक बार तालियां बजाकर दोबारा मन दे। सीधे सीधे कविता शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हास्य से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही
हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं, हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। आज भी मैं यही सोच के आया हुआ हूं। जहां भी लोगों को की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे तो यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के। मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिल गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। बहुत अच्छे महेंद्र भाई। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। बता रहा हूँ इस मंच से जितनी अच्छी अच्छी कविताएं होंगी सब मेरी। अच्छा, एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है, डिसिप्लिन के अनुशासन की कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। बहुत अच्छे। अब अगली पंक्ति में आप सबकी तालियां उठनी चाहिए। दूसरा श्रोता बोला, यही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था, ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, 2 मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे। मुझे यही पता नहीं लग पा रहा बोलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। बहुत अच्छे। और दोस्तों, भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ दोस्तों, और गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार, मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार। यहाँ भी बड़े डॉक्टर बैठे भैया। गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, प्लास्टर बाई पर चढ़ा दी।
डॉक्टर साहब कभी ऐसा वैसी हुआ है सर? आज बता दो, एक आध बार तो नहीं हुआ है सर। चलिए। टूटी दाई टांग थी। और दोस्तों, भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों, मेरे भूलने पर ज़्यादा मत जाइए। कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे। लेकिन मित्रों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब, कुछ न हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए। हासिल है ये कविता का सूरज भाई, ये कविता। हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार। हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार। आए दिन टूटने वाले घर बार। हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप। बहुत अच्छे। लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान। लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान। लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गांव की ताज़ा हवा। कमाल। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी। बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी। बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे। नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। कमाल। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है। हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। जिंदाबाद। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष। भूलों की इस भूल भुलैया में भूलते जा हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। क्या बात है। हम सब। बहुत अच्छे महेंद्र भाई। और मित्रों, चलते चलते जिस बहुत छोटी सी कविता है, 8-10 पंक्तियों की कविता है, बहुत ही छोटी। जो मुझे आदेश मिला है। छोटा भाई है, लेकिन जब वो संचालक के पद पर है तो वो आदेश दे सकता है। एक छोटी सी कविता है। देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने उसे 10 लाइनों में पिरोने की कोशिश की है। स्वागत भैया। कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां जी। और देश की समस्या क्या है। सूरज भाई, ये रिकॉर्ड कराओ। अद्भुत कविता ये होने जा रही है। एक एक पंक्ति से आप जुड़ेंगे तो आप कविता में डूबेंगे। आपको कविता सीधे सीधे समझ में भी आएगी। बहुत अच्छे। मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ। आप आराम से बैठ जाएं। हाँ, 1 से लेके 10 तक। एक बार तालियां बजाकर थोड़ा सा कमाल कविता। मुझे। भरे भरे शहर के शब्द पकड़ना। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा। 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। ये कमाल है। एक ने 2 से कहा देख लूंगा। 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा भाई 4 मेरे दोस्त, मेरे यार। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 5 ने 6 से जाकर कहा। 1 ने 2 के चाकू मारा। 6 ने 7 से जाकर कहा
एक ने 2 के गोली मारी, 7 ने 8 से जाकर कहा, एक ने 2 के गोली मारी, 2 ने 1 के गोली मारी। वहाँ खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए। मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था, ये है कविता। 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। नौ ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। शहर एक बार तालियां उठा दीजिए दोनों हाथ। मैं इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े चमकते सितारा राज भाटिया भाई, धन्यवाद। डॉक्टर सतीश फोगाट हमारे दोस्त आए, बहुत बढ़िया। लेकिन चूंकि समय की सीमा है देशपाल जी, इसलिए मेरी मजबूरी है और मैं ये चाहता हूं भाई शंभू शिखर आएं और अपने शब्दों से, अपनी चमक से आपको आलोकित करें। लेकिन आप उनके लिए थोड़ी, डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े फैन हैं उनके, थोड़ी तालियां बढ़ा दीजिए एक बार। हास्य की दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा नाम है, लेकिन तालियां कमजोर हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियां दे दीजिए भाई शंभू शिखर के लिए। सर आइए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं पहली बार फरीदाबाद नहीं आया हूं, दिनेश जी, पहली बार मैं फरीदाबाद नहीं आया हूं। मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में पहली बार फरीदाबाद आया था। हम 14 में जादू हुए ना। आज सच बता रहा हूं, मैंने नेविगेशन लगाया घर से सेक्टर 15 फरीदाबाद के लिए। जैसे ही मेन रोड से लेफ्ट की तरफ गाड़ी मुड़ी, 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मैंने नेविगेशन बंद कर दिया। मैं समझ गया सही जगह आ गया। 2 लोग गाली गलौज कर रहे थे, पूरा भीड़ लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने उनको समझाया, तब मारपीट हुई। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे धुनने लगे। मैंने फिर समझाया कि भैया इतनी अच्छी तरह क्यों धुन रहे हो, तो बुरी तरह धुना। तो यहाँ के लोगों को समझाया नहीं जा सकता। सच बता रहा हूँ, सामने सर क्या बढ़िया चाय मिलती है, इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स आपके बाहर में, वहां पे चाय पी रहा था। तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी, तो मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूँ, ये कुत्ता क्या कर रहा है। तो मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दे। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस अपनी जेब में। अक्सर मेरे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका, लपकते ही अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तुमने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया। बेटा और सुनो डॉक्टर साहब। नहीं, अभी बताता हूं उनको, अभी रुक जाओ। डॉक्टर साहब, मैं किसी डॉक्टर को नाराज नहीं करता। आपने बीच में भले ही बोल दिया हो, क्योंकि मैं जानता हूं डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होता है। कभी भगवान आपसे नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। आपने गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो वो आपको भगवान के पास भेज देगा। इसलिए मैं बहुत अच्छा लोग जी, स्वागत सर, आइए जी, व्यवस्थित हो जाएं जल्दी से सर। थैंक यू। नाराज नहीं करता डॉक्टर साहब, पुराने श्रोता, लेकिन बीच में नहीं बोला जाता सर। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो साहब कुत्ते को देखकर दया जगी। मैंने सोचा यार मैं तो चाय पी रहा हूं, कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से बिस्किट लिया, कुत्ते को दिया, बिस्कुट खाया, और कुत्ता अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कहा तूने क्या मिला दिया बिस्कुट में? बोला भाई साहब मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। तब मुझे समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा।
वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। सच बता रहा हूं, मैं राजनीति पर कुछ नहीं कहता। अभी बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की 6 सीटें आई, इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। मतलब पूरी कांग्रेस जितनी मेहनत नहीं कर पाई उतनी अकेले लालू जी कर गए। तो साहब मैं देखो कुछ नहीं कहता राजनीति पर। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। धन्यवाद। आप समझ गए हो तो थोड़ी तालियां दीजिए शंभू शिखर के लिए। बेटा बहुत अच्छे। पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, दिनेश जी, एक आदमी मिला। क्या हो गया क्या? अच्छा, नहीं मुझे लगा समय की सीमाएं हैं ना, और पुलिस भी है। भाई साहब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं खैर चलिए एक चीज आपको बताऊं साहब, ये फरीदाबाद को ना औद्योगिक नगरी के लिए प्लॉट मिला था। पूरा फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, लेकिन उसको साहित्यिक नगरी बनाने का काम आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी ने किया है। नहीं आपने नहीं किया सर, मैं जानता हूं उन्होंने किया। आपने आज तक हमें नहीं बुलाया, हमें बुलाओ तो जाने आपने किया है। हमें क्या पता, खुशबू को भी नहीं पता। तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। देखो, जब ना खुशबू को पता ना हमें पता, हम बस पोस्टर देखते हैं कि फरीदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, बस पोस्टर देखते हैं। क्या फायदा पोस्टर देख के। खैर मैं तो आपको बता रहा था, पिछले दिनों एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। सच बता रहा हूं, आप लोग इतने आनंद से सुन रहे हैं, मौज में। मैं तो किसी तरह का तनाव ही नहीं लेता साहब। बहुत अच्छा ये लग रहा है, महिलाएं हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं बहन जी, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। इसमें पुरुषों ने सबसे ज्यादा ताली बजाई। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीके अपना लो, लेकिन आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सच बता रहा हूँ, आप लोग जिस मौज मस्ती के साथ सुन रहे हैं, हमारे पिताजी मरने से 2 दिन पहले कह करके गए, बेटा कोई ऐसा काम करना कि सारे सेक्टर 15 के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी, सारे गांव के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब उन्होंने हमें पैदा करने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया था कि लोग कहें पिताजी अच्छे आदमी। दिन भर दलान पर बैठे रहते थे, जो भी गुजरता था उसे गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे। हमें कह करके गए बेटा ऐसा काम करना कि लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब साहब उनके जाने के बाद दिन भर हम उसी दलान पर बैठे रहते हैं। जो भी गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं। वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे, खाली गाली देकर छोड़ देते थे, ये तो लाठी लेके दौड़ाता था। शंभू जी जवाब सर ऐसे भी नाम रोशन किया जा सकता है। कमाल। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है साहब। पुलिस भी कविता सुन रही है। पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो सुन रही है। सच बता रहा हूँ सर, यकीन ही नहीं हो रहा आप हरियाणा पुलिस से हो। बड़ी खतरनाक पुलिस होती है हरियाणा पुलिस साहब। सच बता, किसके? आपके मैडम की सुनते हैं सर। अब क्या पता साहब, मैडम की तो सारे पुलिस वाले सुनते हैं, लेकिन मैडम किसलिए सुनता हूं? मैडम ही पुलिस में है। अच्छा सर, मैडम की पोस्ट बड़ी है या आपकी? मैडम की बड़ी है, तब तो सुननी पड़ती हो। दोनों ही जगह, दोनों जगह, घर में भी सुननी पड़ती होगी, थाने में भी सुननी पड़ती होगी। बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं। सच बता रहा हूं, आज के टाइम में साहब मुश्किल काम है हंसना।
दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं तो 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूँ। एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में घुसे, मरीज को देखा और देख करके कहा, भाई साहब मरीज को देखा डॉक्टर ने, मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर ने देखा और कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला, डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूं पांडे मेरा नाम है। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पर, कमाल। वाह। भाई ये है शंभू मैं शिखर। खुद को कह रहा हूं पांडे घबराओ मत। तभी वो देखा मरीज ने कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले, डॉक्टर साहब ये क्या है? बोला, ये कुछ नहीं, मेरा पहला ऑपरेशन है। सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं हुआ तो तुम्हारे कमाल। भाई कमाल। डॉक्टर भी कमाल के होते हैं साहब। वाह। डॉक्टर सच में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं। इनकी हैंडराइटिंग साहब कंपाउंडर के अलावा कोई नहीं समझ पाता। ओनली केमिस्ट मैन कैन अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर राइट, मतलब पता ही नहीं चलता। तो मैंने एक केमिस्ट वाले से पूछा कि इसमें लिखा क्या है? बोले, हमने लूट लिया तेरी बारी। कमजोर थी इसमें। वाह। गलत टाइम पे छेड़ दिया सर। मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर का पर्चा रहता है उसमें लिखा था प्लस साइन होता है ना, सबने देखा है डॉक्टर के पे। क्या इसका एक ये सिंबल है, मरीज खड़े खड़े आता है, लेटे लेटे जाता है, दोनों मिलकर प्लस बन जाता है। एक और मतलब है, डॉक्टर और उसमें मरीज कितना भी घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहता है। सच बता रहा हूं। लेकिन साहब ये तो हंसी की बात थी। एक हार्ट सर्जन ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। भाई जिंदाबाद। भाई बहुत बड़ी बात है। वाह। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं क्या पड़ती कहने। है। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं सर। वहां पे शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत बढ़िया। एक देखो इंटेलेक्चुअल बात आप लोगों को बताता हूं। दिल्ली में केजरीवाल जी थे, जगह जगह चुनाव प्रचार हुए। जब पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गया, उसने एक प्रचार किया, भाजपा वालों ने प्रचार किया, कांग्रेसियों ने प्रचार किया। भाजपा वाले प्रचार करते थे, मोदी सरकार को जिताइए, डबल इंजन सरकार बनाइए, जगह जगह लिख करके आ गए। कांग्रेस वाले प्रचार करते थे, शीला जी को याद करिए, राहुल गांधी को जिताइए। सबसे खतरनाक और सही प्रचार आम आदमी वाले ने किया। उसका कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर लिख करके आया, फिर आएंगे केजरीवाल। सच बता रहा हूं, कमाल की चीज है साहब। मेरे पास सलमान खान का फोन आया था बिग बॉस से। बोले, शंभू शिखर जी आपको हम बिग बॉस में लाना चाहते हैं, आप दिल्ली में कहां रहते हैं? मैंने कहा, जी मैं लॉरेंस रोड पे रहता भाई बात बारीक है। जिंदाबाद। भाई लॉरेंस रोड। वाह। फिर नहीं आया। अच्छा फरीदाबाद में भी बहुत बिहारी है। इसमें सर हमारी गलती नहीं है, सारा कसूर गुरुजी आप लोगों का। बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता। हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा, तुझे कैसे पता लगा? बोला, निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का और के चला गया। मैंने कहा, भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला, भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा, ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला, बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। कमाल कमाल। ये जितेंद्र भाई आ जाओ। कमाल है। टीवी बताने का
कॉन्फिडेंस जो बिहार लेकर के आया। स्वागत है। देखिए आप सबके चेहरे पर हंसी है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। वाह! इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। बहुत अच्छे शंभू। क्या बढ़िया दृश्य है साहब। हंसता हुआ आदमी कभी भी स्वर्ग में नहीं जाता, वो जहां जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। तो मैं बधाई देता हूं, इस समय हम सब स्वर्गवासी हैं। जीवन में आनंद होना चाहिए सर। सच बता रहा हूं, पत्नी ने, दिनेश जी बिल्कुल नया, पत्नी ने खाना परोसते हुए कहा, तुमने कभी सोचा था तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाने वाली सुंदर, सुशील, समझदार पत्नी मिलेगी? मैंने कहा हाँ सोचा तो था, नहीं मिली तो क्या करूं। आदमी के साथ आनंद में रहना चाहिए। महिलाएं, मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों को देख कई महिलाएं तो मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। नहीं, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी नारी शक्ति ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो महिलाओं का तो सब मामला बिल्कुल अद्भुत है। मैं एक छोटी सी कविता भाई साहब सुनाता हूँ, 2-3 छंद और भाई साहब ने कह दिया, पिंक वाला भी सुना दूंगा भाई साहब, चिंता मत करो। मुझे 4 अपनी लाइनें याद आ रही, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये भी पहली बार हो रहा है। सच बताइए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ी सी तालियां शंभू शिखर के लिए और दे दो प्लीज। 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा फोटो खींच रहे हैं। मैं उन्हें बताऊं, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, मेरा फोटो लेकर के कोई फायदा नहीं होगा। मैं जब आया, कई लोग मेरे साथ सेल्फी लेने आए। मेरे साथ जो भी फोटो लेता है उसकी अच्छी आती है। हाँ, सच बता रहा हूं आपको। अच्छा, आपके तो सर ऐसी कैमरा वाले, एक मेरे पास कैमरा वाला भी आया, बोले शंभू शिखर जी आपका एक छाया चित्र लेना है। मैंने कहा छाया एक चित्र के आने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सच बता रहा हूं, कितना हम पुरुष 100% स्वच्छता अभियान को मानते हैं साहब। यहां पर महिलाएं भी बैठी हैं, महिलाएं माफ करना, आप लोग नहीं मानती हो। हम पुरुष चाहे हफ्ते में एक दिन भी नाई की दुकान पर जाएं, हम बाल कटवा कर क्या आए, दाढ़ी बनवा कर क्या आए, हम आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। सच बता रहा हूं, तो कमाल है। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे, इतनी सारी वैरायटी होती है। मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। बोले तुरंत शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। तो मुझे लड्डू चाहिए तो मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताओ, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए।
जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए। कमाल शंभू, धन्यवाद वर्मा जी। देख बेटा, खड़े होकर ताली दे। सबसे ज्यादा मजे तो भाई साहब ये माइक वाला ले रहा है। हाँ, ये पैसा भी ले रहा है, ताली भी बजा रहा, हंस भी रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बताओ, सर के सर पर बाल नहीं है लेकिन फिर भी कह रहे एक बिहारी सौ बेटा, ये हमारे दोस्त, ये बड़ी बात है ये सर। चौधरी साहब है, हमारे खास दोस्त है। चौधरी साहब गलती हो गई। ये वो वाले चौधरी भी नहीं है जो गलती। अच्छा तब ठीक है, फिर देख लेंगे। देखो, जीवन का एक सूत्र आपको बता रहा हूं, किसी भी काम में अगर फंस जाओ तो अकेले मत फंसो, जो आपके साथ है उसे भी फंसा दो। ये जीवन का सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है साहब। आनंद मौज मस्ती में रहो। कभी आपको लगे कि ईश्वर आपके ऊपर कितनी कृपा कर रहा है, तो इस समय जो आपके चेहरे की हंसी है ना, उसको याद कर लेना। दुनिया में अमीर वो शख्स नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपए है, खूब चमचमाती गाड़ियां, खूब बड़ी बिल्डिंगें, कुछ भी नहीं साहब। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर आज की तारीख में वही है जिसके चेहरे पर हंसी है, जिसके पास मुस्कुराने की वजह है। अगर आपके चेहरे पर हंसी है तो आपसे ज्यादा अमीर दुनिया में ईश्वर ने किसी को बनाया ही नहीं है। मैं 2 मुक्तक विशेष सुनाता हूं जिसके लिए भाई साहब ने कहा है मुझे। मैं आप लोगों से फिर नीरज भाई, ये बैठ के सुनो, बहुत अच्छा सुनाने जा रहे हैं। आओ भाई साहब, आगे आ जाओ भैया। 4 लाइन सुनिएगा। जो लोग रील बना रहे हैं, रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हम। देखिए, खुशबू जी सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। तो लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फेरे। अभी 4 लाइन बिल्कुल आपको और आनंद की सुनाता हूं भाई साहब। बिल्कुल नई 4 लाइन है, बिल्कुल नई 4 लाइन है। आज भी वो पुलिस जी नए साल की भी बधाई दे रहे थे, आप लोग भी दे रहे थे। अभी तक नए साल की बधाई चल रही है। नए साल में साहब क्या हुआ? मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा। लोगों की खुशियां देख करके लग रहा हमें इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा। इस बार देखो, सेक्टर 15 वालों ज्यादा मत खुश हो, तुम्हारा कुछ नहीं होना। ससुर जी के घर नई खुशखबरी है। इस बार अभी ट्रंप ने कहा वो भारत आना चाहते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ट्रंप ने कहा भारत आना चाहते हैं। हाँ, तुलसी जी भाई साहब धन्यवाद। एक बात तो आपको मैं बताऊं साहब, मैं पिछले 22-23 सालों से कवि सम्मेलन में हूं और दिनेश रघुवंशी जी वो शख्सियत है जिनको मैं कवि सम्मेलन में आने से पहले से जानता हूं। मेरे कॉलेज में कवि सम्मेलन जब होता था तब उसमें वो आते थे और तब से लेकर के उनकी यात्रा को मैं आज तक देख रहा हूं। मैं बस एक शेर, मुझे शायर का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक शेर जो इनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है कि किसी को हो न सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। दिनेश रघुवंशी जी की एक खासियत है साहब, ये खासियत है। रात 12, 1, 2 बजे कभी भी आप फोन करिए, हो सकता है किसी बात पर कभी आपका कोई विषय पर आपस के कुछ मन मुटाव हो गया हो, लेकिन दिनेश जी के पास अगर आपने किसी काम से फ़ोन कर दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपना जी जान लगा करके आपके काम को पूरा ना करें। ये दिनेश रघुवंशी जी की खासियत है और हम सब कवियों का इसलिए गर्व है साहब कि हम जब कभी भी फरीदाबाद आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा फरीदाबाद अपना है, क्योंकि दिनेश रघुवंशी यहाँ पर रहते हैं। सच बता रहा हूँ, किसी शहर को किसी शायर की वजह से पहचान मिल जाए, किसी कवि की वजह से पहचान मिल जाए, तो उस शहर की जिम्मेवारी है कि अपने कवि की, अपने शायर की वो जितनी खिदमत प्यार कर सके। आप लोग करते भी हैं और ज़्यादा करें। हाँ, तो थैंक यू श्वेता मैम। मैं एनडीटीवी को तब से जानता हूं जब देश में प्याज महंगा होता था तो सबसे पहली खबर श्वेता एक बार आगे आ जाओ बेटा, कि प्याज श्वेता महंगा जी हो बेटा गया, एक मिनट के लिए लेकिन जी न्यूज बताता था कि सस्ता है, तो मैं जी न्यूज से खरीद के एनडीटीवी पर बेच देता था। आप मैं सुन नहीं पाया क्या बोला। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। जीवन में देखिए आनंद होना चाहिए साहब, क्योंकि ईश्वर ने जो दिया है ना वो आप मतलब पता नहीं, मुझे कई बार लगता है कि अपन उस काबिल है भी कि नहीं है, लेकिन ईश्वर ने वो कुछ दे दिया और सब कुछ जब दे दिया तो अपने पास में एंजॉय करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए
अदब की महफिल है तो सर चाय का गिलास लेकर के आए हैं। ये अदब की महफिल है, इसलिए चाय का गिलास लेकर के आए हैं। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं, इन 4 लाइनों का आनंद लीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप सबकी कामना करता हूं, जितने भी यहाँ पर महापुरुष बैठे हैं सबके लिए। भाई साहब आपकी नजर में, अरे अनिल जी भाई साहब प्रणाम कर, आपके बड़े किस्से सुनाते रहते कहो तो एक सुना दूं। ये लोग बचपन के लंगोटिया यार है, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मतलब लंगोटिया यार वो होता है जो एक ही लंगोट में दोनों फिट आ जाते हैं। तो मैं खैर आपको सुनाता हूं 4 लाइनें आप सबके लिए, समय ऐसी बीत रहा है, 4 लाइन सुनिएगा। कि कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले, जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले। इस साल में सभी के लिए बस दुआ है ये, सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले, सबको ही बुढ़ापा शशि। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी की। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई। अभी ट्रंप ने कहा वो भारत आना चाहता है, मैंने ट्रंप को 4 लाइनें सुनाई, भारत आकर के क्या क्या उसे नहीं करना है। मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। अभी पिछले दिनों कुंभ का मेला हुआ था, आप में से कितने लोग कुंभ गए थे? कुंभ में फेसबुक पे डाला था, फिर आपको पुण्य नहीं मिलेगा। जब तक सोशल मीडिया आपके लोगों को पता नहीं चला आप कुंभ गए। भाई कुंभ में बहुत सारे लोग गए थे, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कुंभ गई थी। कुंभ में जैसे उन्होंने डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके निकली तो देखा बगल में एक नागा बाबा खड़े हैं। उन्होंने प्रणाम किया, बोले नागा बाबा आशीर्वाद दो। बोले मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं इस देश का टैक्स पेयर हूं, टैक्स भरते भरते नागा हो गया हूं। बस अंतिम 4 लाइनें। कभी दिनेश जी के माध्यम से बहुत मौके मिलते रहे हैं, बहुत मैं आता रहा हूं फरीदाबाद। संभवतः मेरी डायरी में सर्वाधिक प्रोग्राम अगर कहीं के किसी एक शहर के होंगे तो संभवतः फरीदाबाद के ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और शुरुआत में तो एक दिन में 3 प्रोग्राम करते थे, 4 प्रोग्राम करते थे, और अब एक ही ठीक है साहब, एक ही में पूरा पेमेंट हो जाता है, तो 3-4 जीवन में हमेशा आनंद में रहो। सच बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं रखा साहब जीवन में, ये बिल्कुल सच बात है। कोरोना में हमने सब कुछ देख लिया। जब 1.5 महीने सगी पत्नी के साथ मैं रहा एक ही कमरे में बंद, तब मुझे पता चला जीवन में कुछ नहीं रखा। महिलाओं की भी मूछें होती है। नहीं, ब्यूटी पार्लर बंद थे ना। अच्छा देखो ऑब्जर्वेशन, वेद भैया आपको मजा आएगा। ऑब्जर्वेशन देखो, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी शक्ल उनके पिताजी से मिलती है, होती है ना। तो 2 महीने बाद जब मेरी पत्नी ने मास्क हटाया तो मुझे लगा वो तेरी की ससुर जी ऐसा है। लेकिन बस अंतिम 4 लाइनें आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी। आभार, धन्यवाद, जय।